नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो स्पेशल क्लास है आपकी सेल्स एंड टिश्यूज से रिलेटेड है, जो कि SGPGI एंड RML लखनऊ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के आस्क क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यही एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम्स में। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो आप सभी को पता होगा, काफ़ी लंबे समय से हम सब एक चीज़ ही पढ़ रहे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। सेल। सेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, और ये RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा गया था। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। द सेल ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ओके, ये सबके लिए निर्धारित है, फिक्स है। एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बेसिक लाइफ यूनिट है वो सेल है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी एलिमेंट का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्स रायपुर का है, स्टाफ नर्स अगस्त 2019 का। इसमें पूछा गया है, दीज आर द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑप्शन नंबर सी सेल है। तो मतलब क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये दिखाया गया है और ये एम्स रायपुर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये RML दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। RML दिल्ली में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल्स एंड यूकारियोटिक सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्रू न्यूक्लियस। क्योंकि जो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स होती है उसके बीच का मेन डिफरेंस यही होता है कि ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें। Prokaryotic cells lack of membrane and bound cell organelle and a nuclear membrane around the chromosome, जिसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ESIC स्टाफ नर्स फैब 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाई यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एसिमिलेटेड नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनल कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख ही सकते हैं, मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। आपने देखो कितने सारे एग्जाम्स में देखा ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। RPSC राजस्थान स्टाफ नर्स, ESIC स्टाफ नर्स 2016, ठीक है, RRB स्टाफ नर्स 2019, BSF स्टाफ नर्स SI। ठीक है, ये बहुत ही सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तो था ही, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का ऑर्गेनल होता है, रॉड और ओवल शेप का। दे कंटेन द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेजेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन एंड दस आर द साइट्स ऑफ मोस्ट ATP सिंथेसिस फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, सो इट ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट इज विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। कौन सा सेलुलर कंपोनेंट जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिपीटेड क्वेश्चन है, RRB स्टाफ ने 2015 का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाई, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और ये UPPSC स्टाफ नर्स 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्म द
साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को फॉर्म करने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर बी एक्टिन। एक्टिन जो है प्रोटीन होता है जो कि साइटोस्केलेटन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। थोड़ा यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स। ओके, साइटोस्केलेटन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है उसमें कुछ 3 टाइप की सेल्स जो है कंटेन करते हैं, जो कि है माइक्रोफिलामेंट जिसमें फिब्रिल्स और प्रोटीन एक्टिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब इनका क्या काम होता है? इट मेंटेन द सेल शेप एंड अलाउ द चेंजेस इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। तो ये क्या करता है? सेल की जो शेप है उसे मेंटेन रखता है और साथ ही साथ जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के उसके चेंजेस को भी अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस को अकर करता है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनल एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि सेल में कोई एक्वस कंपोनेंट होता है सेल का जो जिसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, मतलब कि डूबे हुए होते हैं, उसी में तैर स्विम कर रहे होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ लिखा हुआ है साइटोसोल। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है साइटोप्लाज्म मीन ऑल द कंपोनेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ऑल द कंपोनेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी और कंपोनेंट्स होते हैं उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनल कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड। वो ऑर्गेनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही वो ऑर्गेनल है सेल का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टार्ट करता है या कंसर्न करता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स that are to be used outside the cells are synthesized। outside the cells पूछा गया है कि प्रोटीन जो कि यूज किया जाता है आउटसाइड द सेल। ठीक है, सिंथेसिस तो सेल के अंदर होता है लेकिन यूज आउटसाइड होता है सेल से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपका आरएमएल दिल्ली में ये रिपीट हो चुका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसे RER भी बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है बॉडी में। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन है यहाँ। राइबोसोम्स attached to outer surface of rough endoplasmic reticulum synthesis protein for use of outside the cell। free ribosome synthesis proteins used in the cytosol fluid portion of the cytoplasm। जो fluid portion होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, and the ribosome inside the mitochondria synthesis the protein used only into the mitochondria। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं डज नॉट हैव द राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। अब यहाँ ये पूछा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके सिंथेसिस से कंसर्न होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस से। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पूछा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस किसका फंक्शन है। अब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया ही था पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक दो हैं, एक स्मूथ है और एक रफ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक है रेटिकुलम है उस पर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बिकॉज उसके आउटर सरफेस में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। The next question, tissue repair can take place due to the synthesis of protein which occurs in the।
जो टिश्यू की रिपेयरमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से। और ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स में, ठीक है। और ये राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मीडियम इज सूटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। अब यहाँ पूछा गया है सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए किस टाइप का मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज़ जो बोली, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखा दूँ मैं आपको, या आपका बेसिक नेचर है, या ऑल ऑफ दी अबव है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए बेसिक वो चाहिए होता है, इन्वायरमेंट, ओके। अब यहाँ देखो, आप पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी। अब जो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसका जो पीएच होता है सेल साइटोप्लाज्म का, वो होता है 7.2, जो कि बेसिक होता है, एक्सेप्ट द लाइसोसोम्स, बिकॉज जो लाइसोसोम का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, अराउंड 5, ओके। न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है 6.95 में रिजल्ट इनटू द कोमा एंड डेथ। अगर जो सेल के इन्वायरमेंट का जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक भी हो गया ना, जैसे कि 6.95 भी, इसकी वजह से पेशेंट कोमा या डेथ में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 7 इज द नॉर्मल पीएच। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से किसका जो नॉर्मल पीएच है वो 7 रहता है, हैं। तो ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन्स, फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी एंड यूरिन, ओके। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो टिपिकली सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल पीएच 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सेल्स में जो वाटर है ये लिक्विड है, कितने परसेंटेज है ये पूछा गया है। आपका जो राइट आंसर है वो है 50%, ठीक है। सेल्स में जो है 50% का वाटर होता है। साइटोसोल आप देख सकते हैं, साइटोसोल जो है एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल्स। फ्लूइड पोर्शन, सेल्स का जो फ्लूइड पोर्शन है वो साइटोसोल ही होता है, जो 55% के अराउंड कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल सेल वॉल्यूम को, ठीक है। और जो साइटोसोल जो है कंसिस्ट करता है 90% का वाटर और 10% उसमें अदर वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं, लाइक द ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वापोरिन। एक्वापोरिन का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा गया है 4 ऑप्शन में से आपको, मतलब है वाटर चैनल। एक्वापोरिन जो है वाटर चैनल्स होते हैं, जो एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए एक्वापोरिन क्या है। एक्वापोरिन जो है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है दैट लेट द वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। एक्वापोरिन एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन का चैनल होता है, वाटर चैनल होता है, जिससे कि वो वाटर के फ्लो को इन एंड आउट करने में हेल्प करता है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स कंटेन। क्रोमोसोम का क्वेश्चन है, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसमें एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्रोमोसोम्स पूछे हैं, क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं। तो आपको सबको ही पता होगा कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स है वो डीएनए कंटेन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात आई एक्सप्लेनेशन की। क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। Eukaryotic cells are the linear long strand of DNA and some associated protein that carry the genetic information from one generation to another. अब यहाँ बोला गया है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, ओके, और उसमें लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, जिसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी एसोसिएट करते हैं। और वो प्रोटीन क्या काम करते हैं, वो डीएनए के साथ कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारी जेनेटिक डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स हैं जो पास आउट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वो प्रोटीन का काम होता है, जो प्रोटीन होता है डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेता है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी की। और वो प्रोटीन जब दूसरी जनरेशन को पास आउट होती है तो उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस, ओके। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जो डीएनए है वो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, ओके। डीएनए न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ द लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं जो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ही वो लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के जो बंच बन जाते हैं, जिसके और साथ ही साथ कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। ठीक है, आपका राइट आंसर 46 है। क्वेश्चन में देखो पूछा गया है नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वो 46 है। बट क्वेश्चन में कई बार ये भी आता है कि पेयर पूछे जाते हैं, तो पेयर अब दो दो करके एक दो होते हैं ना, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 23 आ जाएगा। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। द नेक्स्ट इज ह्यूमन सेल कंटेन दी हाउ मेनी जीन्स। ह्यूमन सेल्स कितने जीन्स को कंटेन करते हैं? ओके, तो आपके जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 1 लाख जीन्स को कंटेन करते हैं। इनिशियली जो प्रोडिक्शन है ह्यूमन जीन्स का वो था 1 लाख। नाउ इट इज़ रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड 20,000 to 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। ओके, तो 20,000 to 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं अभी फ़िलहाल जो रिवाइज किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज़ अकम्प्लाइज्ड बाई। अब यह बोला है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से पहुंचती है, वो आपको बताना होगा। आपका राइट आंसर डीएनए, क्योंकि डीएनए हर एक ह्यूमन बॉडी की सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हर एक इंफॉर्मेशन को बॉडी की कोड करते हैं, और कोड करने के बाद वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़नी होगी हमें, यहाँ पे जो दे रखी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज़ नोन एज डीएनए is the complex nucleic acid of high molecular weight which is consist of nucleotides. Okay, and these nucleotides are arranged as 2 long chains that twist around each other to form a double helix. आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा या आपने नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 2 लंबी चेन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ साथ ट्विस्ट होते रहते हैं, मतलब एक चेन बनाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, डबल हेलिक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, या आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये 2 जो चेन बनी है लंबी लंबी, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होकर जॉइन होते हैं और डबल हेलिक्स को बनाते हैं। किसके थ्रू? जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ए से टी और सी से जी। ठीक है, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स। एंड नेक्स्ट इज डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। केमिकल बेसिस होता है हमारे हेरिडिटरी का, एंड द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द आरएनए वायरस। ठीक है, ये हर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, बस जो आरएनए वायरसेस होते हैं ये उसको आगे कैरी नहीं करता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 2 डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड या फोर्स की वजह से एक साथ टुगेदर एक साथ हेल्ड होते हैं या रुकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही होल्ड होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन्ड बाई। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो किसके थ्रू मेंटेन रहेगा। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए डबल हेलिक्स जो है डीएनए का वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन्ड है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्यूरिन्स एंड पायरमाइड्स। अब यहाँ पे बोला गया है 4 ऑप्शन में से व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्यूरिन्स एंड पायरिडाइन्स। अब इनमें से कौन से जो कंपोनेंट्स है वो प्यूरिन्स है और पायरमाइड्स है। ऑप्शन नंबर सी हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जो प्यूरिन है और पायरिमाइडिन है आर द पेरेंट ऑफ ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन ग्रुप्स। ओके,
and then the cytosine, thymine found in DNA and uracil found in RNA are the pyrimidine, and adenine and guanine found in both DNA and RNA are purine. ओके, तो ये जो बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है. द नेक्स्ट इज द बेस प्रेजेंट इन टू द DNA बट एब्सेंट इन टू द RNA. अब यहाँ पे DNA और RNA के बीच का एक बेस प्रेजेंट पूछा गया है कि ऐसा क्या है बेस प्रेजेंट जो DNA में होता है बट RNA में एब्सेंट होता है. आपका राइट आंसर है थाइमिन. थाइमिन जो है DNA में प्रेजेंट है बट RNA में एब्सेंट होता है. थाइमिन जो है C5N2H6NO2 है. ये एक पायरिमिडीन बेस है जो प्रेजेंट होता है DNA में बट RNA में नहीं होता है, एंड ये पेयर होता है विद एडेनिन. और जो यूरासिल है, यूरासिल जो है पायरिडिन बेस प्रेजेंट होता है RNA में, नॉट इन DNA, एंड पेयर विद एडेनिन. ओके, तो दोनों का एक कॉमन पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट होता है. DNA में थाइमिन होता है और RNA में यूरासिल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडेनाइन इन द DNA स्ट्रक्चर पेयर विद. जो एडेनिन DNA में कौन से स्ट्रक्चर के साथ पेयर करता है यहाँ पे पूछा गया. आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है थाइमिन. जैसा मैंने अभी बताया थाइमिन के साथ ही एडेनिन DNA में स्ट्रक्चर पेयर करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन DNA. अब DNA में कौन सा पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट रहता है आपको बताया मैंने अभी, ऑप्शन नंबर डी थाइमिन. DNA में थाइमिन प्रेजेंट रहता है. अब यहाँ बोला है जो प्यूरिन बेस जो DNA और RNA. अब कौन सा प्यूरिन का बेस है जो RNA और एज वेल एज DNA दोनों में ही प्रेजेंट होता है, वो है एडेनिन. ठीक है, एडेनिन दोनों में ही प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA सीक्वेंस. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू द मैसेंजर RNA इज कॉल्ड. DNA के सीक्वेंस को एक जीन का जो DNA सीक्वेंस होता है उसे मैसेंजर RNA में कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं mRNA, उसको क्या बोलेंगे. आपका राइट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन जब किसी जीन का DNA सीक्वेंस मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होता है या कॉपी होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब यहाँ थोड़ी है एक्सप्लेनेशन. द ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेप सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल अकर बाई अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ DNA जीन, एंड दिस टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स. ओके, mRNA का जो मॉलिक्यूल है जो मैसेंजर RNA है वो जो DNA जो जीन होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होने की वजह से ही जब वो कन्वर्ट होता है तो वो मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होता है. और वो क्यों होता है, वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कन्वर्ट होता है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, सेल में होती है. और सेल में कहाँ होती है, सेल के न्यूक्लियस में होती है. तो मुझे होप है, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है उसको भी देख लेते हैं. मैसेंजर RNA देन ट्रैवल टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म. अब जो मैसेंजर RNA है वो राइबोसोम के पास ट्रैवल करेगा, किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू. और जो राइबोसोम है वो क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डज नॉट अकर. यहाँ पूछा गया है किस टाइप की मोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है यूजुअली डज नॉट अकर नहीं होती है, वो है DNA से प्रोटीन तक की. बिकॉज ऑफ DNA टू प्रोटीन फॉर्मेशन एंड नेवर अकर इन टू द सेल. DNA टू प्रोटीन फॉर्मेशन जो है कभी भी अकर नहीं होता है सेल में, सेल में कभी भी प्रेजेंट अकर नहीं होता है. फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसिस होने के लिए DNA कभी भी नहीं जाता है अपनी फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले DNA जो है कन्वर्ट होता है मैसेंजर RNA में. और जो मैसेंजर RNA है वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से राइबोसोम के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन देता है टू फॉर्म द प्रोटीन. ओके, द नेक्स्ट इज अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन इन DNA रिपेयर सिस्टम इज. अब यहाँ पूछा गया है कौन सी मेडिकल डिसऑर्डर है जो रिजल्ट होती है कैसे, फ्रॉम म्यूटेशन इन DNA का जो रिपेयर सिस्टम है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर है वो है ब्लूम डिसऑर्डर. ब्लूम डिसऑर्डर जिसे हम कंजेनाइटल टेलेंजेक्टेटिक
एरिथेमा भी बोलते हैं, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जो कि क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है। ओके, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, और इसके क्या कैरेक्टर होंगे इस प्रॉब्लम के डिजीज़ के? फेशियल रैशेज, माइल्ड इम्यून डिफिशियंसी एंड विद ड्वार्फिज्म। ह्यूमन BLM cells are sensitive to DNA damaging agents such as UV rays. UV rays DNA को डैमेज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है पूछा गया है? ब्रेन, लीवर, ब्लड एंड स्टमक। द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू इज ब्लड। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि टिश्यू के अंडर में ब्लड भी आता है। ब्लड भी एक टाइप की टिश्यू है। ओके, कौन सी टाइप की टिश्यू है आई होप सबको पता होगा। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज? पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ओके, SLE ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड स्क्लेरोसिस, ये तीनों ही ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सिफिलिस जो है, सिफिलिस नहीं है, क्योंकि सिफिलिस जो है STD है। ओके, सिफिलिस एक STD है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाई ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आइदर बाई B lymphocytes और सेल्फ रिएक्टिंग या T lymphocytes अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नहीं इसके आगे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज की एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे कि SLE, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, क्रॉनिक थायरॉइडाइटिस, राइटर सिंड्रोम एंड ग्रेव्स डिजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। अ पेशेंट एडमिट विद ऑटो इम्यून डिजीज एंड आस्क द नर्स what it means and the appropriate response by the nurse। एक पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है और उसने नर्स से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इन चार ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर नर्स का होना चाहिए पेशेंट के क्वेश्चन पूछने के बाद। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बिकॉज नर्स का अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, जो इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यून सेल्स होती हैं वो बॉडी की सेल्फ को और नॉट सेल्फ बीच की जो सेल्स होती है उसे अनेबल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, या उसमें अंतर नहीं पहचान पाती कि मेरा क्या है या दूसरे का क्या है, वो बस अटैक कर जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम देखी जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फीचर ऑफ SLE। SLE की फुल फॉर्म जो है वो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ओके, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLE बोला जाता है। उसका जो मेन फीचर जो होता है ना, मेनली जो फीचर जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है वो ये होता है रेड रैशेज ओवर द चीक्स। गालों के ऊपर रेड रैशेज होते हैं जिसे हम SLE बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज द chronic autoimmune disease of connective tissue involves the multiple organ and system, and it is the name is derived from the characteristic of erythematosus, red butterfly rashes over the nose and cheeks, and this disease is most prevalent in the woman and ratio of 8:1, and especially during the childbearing age। और ये मोस्ट कॉमनली जो है वुमेंस में ही देखी जाती है, और स्पेशली उस वक्त में जो वो चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SLE किसकी डिजीज़ है? आपका जो ऑप्शन नंबर है सी, ये एक कनेक्टिव टिश्यूज की डिजीज़ है SLE। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। SLE का जो क्लासिक सिम्टम है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं ओवर द चीक्स एंड द नोज। द नेक्स्ट इज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम जो है डिसऑर्डर है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यूज। कोई स्ट्रक्चर है बॉडी में जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे ऑर्गन। वो टर्म है ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट होता है।
body structure made up by two or more tissues that all contribute to perform these some specific functions called the organ. Okay, the next question is name of the tissue which is widely and abundantly distributed in human body. अब उस टिश्यू का नाम बताना है जो बॉडी में बहुत वाइडली और अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है ह्यूमन बॉडी में. आपका ऑप्शन नंबर ए है. कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी ज़्यादा वाइडली और अबंडेंटली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. आपका राइट आंसर वही है, ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of epithelial tissue is composed of several layer of cells. किस टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं जो कि सेवरल लेयर ऑफ सेल से बनती हैं. ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रेटिफाइड. जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उसमें जो सेल्स की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. नीचे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. एपिथेलियल विद द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड दी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और लैमिनेटेड एपिथेलियम. वो एपिथेलियल टिश्यूज जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स के साथ बनती है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या उसे लैमिनेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपका यही है कि जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोटल एपिथेलियम होती है उसकी जो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मसल टिश्यूज़. मसल टिश्यूज़ आपका टॉपिक है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स में कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ट्रोपोनिन, टिटिन, एंड द नेक्स्ट इज ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन. आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्टिन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स आर द एक्टिन और मायोसिन, एंड रेगुलेटरी प्रोटीन आर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एंड थिक फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन, एंड थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. द ट्रोपोमायोसिन इन द मसल फाइबर इज डैश प्रोटीन. अब पूछा है जो ट्रोपोमायोसिन है मसल फाइबर्स में किस टाइप का प्रोटीन है. ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटरी. ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है बॉडी में. स्केलेटल मसल्स अंडर द माइक्रोस्कोप हैव द क्रॉस स्ट्रिएशन फॉर्म्ड बाय द डार्क एंड लाइट बैंड्स, एंड द डार्क बैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन. तो यहाँ पे पूछा है जो स्केलेटल मसल्स को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स में ना क्रॉस स्ट्रिएशन फॉर्म्ड होती हैं. किसके थ्रू, डार्क एंड लाइट बैंड्स के थ्रू. ठीक है, जो डार्क बैंड्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन के थ्रू फॉर्म होते हैं, मायोसिन. ओके, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शंस. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी बोलते हैं, एटीपी. ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. सार्कोमर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ मायोफिब्रल्स बिटवीन. जो सार्कोमर्स हैं वो कौन से मायोफिब्रल्स के बीच का पोर्शन होता है. ए 2 जेड बैंड, जो 2 जेड बैंड्स होते हैं उनके बीच का जो पोर्शन होता है वो मायोफिब्रल्स का वो होता है सार्कोमर. सार्कोमर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रल्स. Sarcomer is unit of contraction of the myofibrils of muscle cells and made up of protein filaments arranged between the 2 Z discs. ओके, जो सार्कोमर है वो मायोफिब्रिल मसल सेल्स के यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स ऑफ मसल सेल्स होता है. जैसे कि हम पढ़ते हैं बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर हम जो बॉडी का पढ़ते हैं वो सेल्स होता है. उसी तरीके से जो मसल सेल्स होती हैं उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, वो होता है सार्कोमर्स. एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल्स, वो है सार्कोमर्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जोन ऑफ सार्कोमर. सार्कोमर्स का जो एच जोन होता है उसके रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एच जोन ऑफ सार्कोमर्स. ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इट कंटेन दी थिक फिलामेंट्स ओनली, कि ये ओनली थिक फिलामेंट्स को ही कंटेन करते हैं. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स.
कार्डियक मसल्स की जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड। तो जो कार्डियक मसल्स हैं उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है फैट। फैटी एसिड्स आर दी हार्ट्स main source of fuel, and all the ketone bodies and lactate can serve as fuel for the heart muscles. In the fact, heart muscle consume the acetoacetate in the preference to glucose. ओके, तो हार्ट मसल्स के लिए जो सबसे बेस्ट जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो है फैट। नेक्स्ट इज व्हेन अ मसल रिलैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकर। जब कोई मसल रिलैक्स होती है तो कौन सी प्रोसेस अकर होती है? द नर्व स्ट्यूमुलस इज रिमूव। जो नर्व का स्ट्यूमुलस है वो रिमूव हो जाता है मसल को रिलैक्स होने के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मसल्स। यहाँ पे टाइप ऑफ मसल्स पूछी गई है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज तीनों ऑप्शन ही जो है टाइप ऑफ मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट स्मूथ मसल जो होती है बॉडी की वो है इन स्टमक। हमारे स्टमक में लार्जेस्ट स्मूथ मसल होती है बॉडी की। अब एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। मसल टिश्यू दैट लैक द क्रॉस स्ट्रिएशन ऑन इट्स फाइबर एंड वर्क इनवॉल्युंटरी कॉल्ड द स्मूथ मसल्स एंड इट फाउंड दी प्रिंसिपली इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स में फाउंड होती है स्मूथ मसल्स, जैसे कि विसरल ऑर्गन कौन से हैं? स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है। ओके, जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स होती हैं बॉडी की, और जो सार्टोरियस है वो लॉन्गेस्ट। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का समझ लेना, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट है वो है रेक्टस एब्डोमिनस, और जो लॉन्गेस्ट बॉडी लॉन्गेस्ट, थोड़ा ना यहाँ पे गड़बड़ी लिखी हुई है, ठीक है। जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो लार्जेस्ट है, ओके, और जो सार्टोरियस है ना वो लॉन्गेस्ट है। स्केलेटल मसल्स इन द फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला फाउंड द स्केलेटल मसल नॉट स्मूथ मसल। ओके ओके, नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जितने भी ये ऑर्गन हैं इनके पास इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है एक्सेप्ट वन। किसी एक के पास इनवॉल्यूंटरी नहीं होती है, वो है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि स्केलेटल मसल के पास वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। कौन से टाइप की मसल्स जो है विसरल ऑर्गन में और ब्लड वेसल्स में फाउंड होती है? वो है इनवॉल्यूंटरी। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, इनवॉल्यूंटरी। द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का क्या फंक्शन है? प्रोपल द फूड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में स्मूथ मसल इसलिए होती है बिकॉज वो फूड को प्रोपेल करेगी, मतलब फेंकेगी, आगे की तरफ धक्का देगी, ठीक है, आगे पुश करेगी। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा जो है लाइफ का फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कोई फीचर नहीं है लाइफ का। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये है लाइफ के फीचर्स हैं। अमंग दीज विच इज़ नोबल गैस। 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है जो नोबल गैस नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन में डी, नियोन, हीलियम और आर्गन। ये एक नोबल गैस होती है जो नॉन रिएक्टिव होती है, और जो फ्लोराइड है कोई गैस नहीं होती है। ये नोबल गैसेस आर द केमिकल एलिमेंट इन द ग्रुप 18 of the periodic table and they are the most stable element due to the maximum number of electrons। अब नोबल गैसेस एक केमिकल एलिमेंट होता है कौन से ग्रुप का? 18 का। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा साइंस में। और ये जो गैसेस होती हैं मोस्ट स्टेबल गैसेस होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इन गैसेस के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो गैसेस हैं ये स्टेबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती हैं। और नेचुरली जो है अकरिंग दी 6 नोबल गैसेज, और नेचुरली ये 6 नोबल गैसेज अकर होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन। ओके, द नेक्स्ट इज माइटोसिस। माइटोसिस इज द कंडीशन ऑफ, माइटोसिस किसकी कंडीशन है? सेल ब्रेकडाउन, सेल डिविजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ, सेल डिविजन विद हाफ क्रोमोसोम्स। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन। सेल का डिवीजन होता है विदाउट रिडक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिटोसिस। मिटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी,
अब आपको याद तो नहीं रहेगा, सही बात, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। पमाट, PMAT, पमाट। ओके, अब अगर आप लोगों को याद रखने का तरीका बताना है तो वो है पमाट, PMAT, पमाट। ओके, अब T से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। ओके, तो ये याद रखने का बहुत अच्छा सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज। मेटाफेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं? अब आप देखिए, 2 इन बोथ, जो 2 होते हैं क्रोमेटिड्स बोथ मिटोसिस में भी और मियोसिस में भी। ओके, द नेक्स्ट इज आउट ऑफ द केमिकल फोर्सेस और बॉन्ड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। केमिकल फोर्स या बॉन्ड्स को छोड़कर यहाँ पे बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट वन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कोवलेंट। कोवलेंट, 4 में से 4 ऑप्शन है, कोई केमिकल फोर्स है इनमें से, कोई बॉन्ड है। अब यहाँ बोला है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि काफ़ी हाई स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। Ionic and covalent bond are the stronger bond in the van der Waals dipole. Hydrogen bonds are weaker bonds. Okay. An energy consuming process by which cells of the human body absorb the molecules. यहाँ पे बोला है an energy consume the process, एक कोई प्रोसेस है जो एनर्जी कंज्यूम करती है, by which cells of human body absorb the molecules such as protein by engulfing them. अब वो प्रोसेस के टाइम पे क्या है, वो ह्यूमन बॉडी जो है उन मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ कर लेगी। अब उस ऑप्शन को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? एक मेथड ऑफ इंजेक्शन होता है फॉरेन सब्सटेंसेस को, ठीक है, बाय द सेल। सेल क्या करती है? फॉरेन सब्सटेंसेस को इंजेस्ट कर लेती है, खा जाती है। और जो फेगोसाइटोसिस जो है फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एंड जो एक्सोसाइटोसिस होता है उस पार्टिकल को डिस्चार्ज करना होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही और भी क्लासेस आपके लिए मैं कल लेकर आने वाली हूँ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।